हाजिर है देश और दुनिया की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अहलाज नसरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। भारत और अफगानिस्तान के बाद ट्रेड डील हो रही है। दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उनके देश में इन्वेस्ट करे। दोनों देशों के बीच कार्गो सेवा भी शुरू होने जा रही है। भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाई पर जा रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ कारोबार पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान की चुनी सरकार हट जाएगी, सत्ता पर तालिबान का कब्जा होगा तो उसे कंट्रोल वो करेगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। अफगानिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भारत आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग रही है। भारत अफगानिस्तान दोस्ती पर पाकिस्तान किस तरह से दहशत में है, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है। किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। इंडिया के साथ अफगानिस्तान रो पड़ा पाकिस्तान। इंडिया से तो शुरू से इनका जो है रिलेशनशिप अच्छे। अभी हाल ही में हमने खबर सुनी है कि अपने अफगानियों को बोले कि पाकिस्तानी आइटम मत रखें, आप कोई चीज पाकिस्तानी आप रखोगे, एक टाइम दिया, पीरियड दिया, इतने में अपनी चीजें बिकवाओ पाकिस्तानी का और फिर दोबारा आप खरीदारी नहीं करो। भारत अफगानिस्तान में कारोबार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। अफगानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं भारत के अंदर बैठ के, और वो बातें उन्होंने ये की हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो हमारे पैसे नहीं देता, पाकिस्तान के साथ हमने बॉर्डर को बंद कर दिया हुआ है। दिस इज समथिंग जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है, मामलात ख़राब हैं, तो जारी बात है इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि हमारी इनग्रेस, हमारे लिए ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान, इंडिया एक मौजूद है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जब भारत आए थे तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी भारत आए हैं तो फिर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। फिर से पाकिस्तान टेंशन में है। पिछली बार अफगानियों ने पाकिस्तानी फौजियों की पैंट उतरवा दी थी, इस बार ना जाने अब क्या होने वाला है। इंडिया की इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ काबुल और बगराम की जो एयरफील्ड्स हैं वहां पर इस वक्त रिपोर्टेडली डिप्लॉयड हैं ताकि वो मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं तालिबानी रिजीम के उन्हें ये रिपेयर कर सके। ये जो असला अमेरिका और नेटो छोड़कर गया था तालिबान को तो पता ही नहीं है ना कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये हमने पहले भी खबर दी थी और अब इसे अफगानिस्तान के अपने लोग और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया की टीम्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, काबुल में, बगराम में और मुख्तलिफ एयर बेसेस में। वहां पर वो इनकी मशीनरी को रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मुलाकात हुई है, बहरहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो तिजारत बंद की है और जो बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद की है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है, और जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुई थी उस दौरान जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी गए थे। नाज़रीन अजीजी जिन्होंने नई दिल्ली जाते हुए साफ कहा कि बातचीत का मरकज चाबहार होगा, यानी ईरान की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान का सामान भारत पहुंचेगा। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अफगान मसनूआत की बड़ी मंडी है, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद होने से अब भारत की तरफ बढ़ना जरूरी है। यह कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान की मंडी सिर्फ मुनाफा नहीं देती, वो रफ्तार कम, खर्च कम और महफूज रसाई भी देती है। अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। नूरुद्दीन अजीजी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल देने का भी वादा किया। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत माइनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन, IT, एनर्जी और गारमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करे। इसके लिए अफगानिस्तान कच्चे माल और मशीनरी पर 1% शुल्क, मुफ्त जमीन आवंटन, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और नए बिजनेस के लिए प्रस्तावित 5 साल की टैक्स छूट भी दे रहा है।
एक तरफ अफगानिस्तान के कारोबार बंद होने के बाद आम पाकिस्तानी की थाली से टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियां गायब हो गई हैं। फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई कार्गो सेवाएं फिर से जल्द शुरू होने जा रही हैं। दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। और वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि पाए न सी चांदे सा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। तो अब देखें ना, 1 महीने के अंदर 2 विजिट हैं अफगानिस्तान के लोगों के, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है उसके ऊपर वेवर ख़त्म किया जाए, ठीक है जी। अब वो जो अजीज साहब हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। अब वो क्या होगा? अब कार्गो फ्लाइट चलेंगी दिल्ली काबुल, अमृतसर काबुल, कार्गो फ्लाइट्स यानी कि जहाज उड़ेंगे। इंडिया ने कहा है कि हर कीमत पे इस मार्केट को कैप्चर करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव नया नहीं है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को धोखा देता आया है। एक तरफ वो तालिबान को सपोर्ट करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर अटैक के लिए अमेरिका को अपनी जमीन भी मुहैया कराता था। हालत यह है कि आज पाकिस्तान की मस्जिदों से अफगानिस्तान के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अफगानियों को पनाह देने वालों को सजा देने का खुला ऐलान किया जा रहा है। हमने तो जश्न मनाया जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने तो सेलिब्रेट अब किया। आपके सामने ही है ना। हाँ। आप अभी हर सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया फायदा उठा रहा है। अच्छा। इंडिया चाहे पैसे से सपोर्ट करे, चाहे असले से सपोर्ट करे, हाँ। या वो साइबर अटैक करे, लेकिन वो करेगा जरूर। ठीक है। और देखें, इस टाइम पाकिस्तान को ना अंदरूनी भी खतरात हैं और बैरूनी भी खतरात हैं, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान इस टाइम फितना अल हिंदुस्तान से भी कर रहा है और फितना अल ख्वारिज से भी मुकाबला कर रहा है। और DGISPR के अकॉर्डिंग ना देखा जा रहा है तो डेली के 90,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जंग इस टाइम जो लड़नी चाहिए वो पाकिस्तान में अपनी बेरोजगारी है और मईशत है। और ये जो है ना एक ताजर का जो निज़ाम है, इस पे फोकस करें। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज है ना, हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, ना हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान की पाकिस्तान में हमें अमन चाहिए। अमन यही है। जबरदस्त। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया से जंग लड़ने की जरूरत है, अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है? ये जो गुर्बत बेरोजगारी है उससे पाकिस्तान दरअसल जो अगर इंडिया पहल करे तो इंडिया से जंग लड़ेंगे। अच्छा। अगर अफगानिस्तान करे तो फिर उससे लड़ लेंगे। और अगर गुर्बत पहल कर चुकी है तो गुर्बत से लड़े फिर गुर्बत दोनों के साथ लड़ना चाहिए, देखा जाए तो। ठीक है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानियों को लगता था कि अफगानिस्तान उनका ही एक हिस्सा है। वो जैसे चाहेंगे तालिबान सरकार वैसे चलेगी। लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा झटका तब लगा जब अफगान सरकार ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तानी जवानों को मार डाला। पाकिस्तान के साथ ट्रेड रोक दी। अब अफगानिस्तान की सरकार नए बिजनेस पार्टनर की तरफ रुख कर रही है तो पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लग रही है। तो एक पाकिस्तानी को मारोगे ना, हमने तुम्हें रास्ते दिखाए, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया। जिस दिन इनका मीटर चार्ट हुआ ना, तुम्हारे तोड़ा बोरा सब तबाह हो जाएंगे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे। वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है। वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तालिबान गवर्नमेंट का मतलब सभी तालिबान बोल रहे हैं। मतलब तो फिर वही हुआ ना कि वही मेरे वाली बात, 40 साल तुमको हमने रखा, तुमने क्या सिला दिया हमको। एक मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नाम नहीं याद है, कोई नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब कौन कर रहे हैं? इंडिया। नो डाउट। इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताएं ना, इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तो इस तरह तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर फौरी तौर पे इंडिया ने उनकी हेल्प की है।
आप देखें इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट किया और अफगानिस्तान की हेल्प करता है इंडिया। ह्यूमन राइट्स करे आप एज ए मुस्लिम देखो आप पे पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, आज भी पाकिस्तान एज ए मुस्लिम अगर देखें एज ए मुस्लिम की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एज ए मुस्लिम। अगर सऊदी अरब के रिलेशन फिर इंडिया के साथ क्यों है, दुबई के रिलेशन इंडिया के साथ फिर बेहतर क्यों है, इसकी फिर क्या वजह? हर जगह वही चल रहा है, वही इंटरेस्ट बेस होता है ना, इंटरेस्ट बेस। पाकिस्तान एक तरफ भारत से घिरा है, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को घेर रहा है। आज पाकिस्तान हर तरफ से फंस गया है। भारत ने जब अपना पानी बंद किया तो पाकिस्तान की फसलें सूख गई, मंडियों से सब्जियां गायब हो गईं। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी बौखला गए हैं, सीधे सीधे अफगानिस्तान को धमकी देने पर उतर आए हैं। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अफगानिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है, अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा है। आप क्या अच्छा समझते हैं अगर पानी बंद हो गया तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम खुद को बम बांधेगा और उसको तबाह करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे? हाँ करेगा भाई। बात सुनो, किस वजह से पाकिस्तान पे लड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया था ना, अल मुल्क के साथ लड़ाई किया था तो पाकिस्तान ने उसको बचाया था। किस बात में पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, क्या पाकिस्तान का गलती है वो तो बतावे ना, वो बताए, हम उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब पहले पाकिस्तान को तबाह करेंगे अगर उसने गलती बताई, गलती नहीं तो फिर मुसलमान के साथ भाई के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लड़ाई नहीं करो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले सबसे पहले हम खुद को बम मार के उसको उड़ाएगा। किसको उड़ाएंगे? हम ये अफगानियों को, हम मसला नहीं करेगा। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया फिर क्या होगा? यहाँ पे तो लोग बड़े तरस जाएंगे। नहीं यार, अफगानिस्तान को इस तरह चाहिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पाकिस्तान में कमाया भी बहुत है और खाया भी बहुत है, और वापसी उठ के हमारे साथ ये बात करेंगे ये तो कुछ सही बात नहीं है ना। तो लिहाजा अफगानिस्तान ये बात ना करे तो उसके लिए अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते किस कदर खराब हो चुके हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि पिछले 2 साल में करीब 17 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में अफगानियों की तलाश हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं, जिहादी माइंडसेट के पाकिस्तानियों को खुली चुनौती देते हैं। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायद आज़म की। इसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? इसका मौत का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं। जब आपके पास प्रूफ नहीं है, बात सुन, जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। के पास कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायद आज़म का मौत जो है ना, कायद आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो आप लोग यहाँ पर? खराब हो गया। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, सही बात है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो यहाँ पर? सही बात है। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की हाथ में, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तानी अफगानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी बात सुन, लेकिन मैं यही पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था ना आपका पाकिस्तान। मैं एक बात बोलूँ, अभी ईरान में जो इसराइल ईरान का लड़ाई हुआ, सही बात है, ईरान नहीं सुन रहा है, ईरान और इसराइल का बात तुम्हारी बात सुन, मैं आपकी पाकिस्तान वालों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो तुम्हारा वजीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, आपको पता है जो आपके पीछे पैसे आ रहे वो आपको मिल रहे नहीं? क्यों? अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री एहलाज नूरुद्दीन अजीजी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी गए। 2021 के बाद यह पहला मौका है जब कोई अफगान मंत्री ITPO के कार्यक्रम में शामिल हुआ। एक तरफ अफगानिस्तान का भारत से व्यापार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह ठप है, और इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तानी बौखला गए हैं और इस दोस्ती को साजिश का नाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के 4 से 5 जिले इस वक्त ऐसे हैं जहां किसान खेतों में नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, महिलाएं घर के काम के लिए बाहर नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि इन जिलों में कब और कहां से तेंदुए का अटैक हो जाए किसी को नहीं पता। अब तेंदुए के हमले से बचने के लिए लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया है। इस तरीके से हमला तो नहीं रुकेगा, लेकिन जान जरूर बच जाएगी। आखिर महाराष्ट्र में तेंदुए से जान बचाने के लिए लोगों ने क्या उपाय किया है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बिबटे उसे पकड़ा ना, उसका पैर पकड़ा, इसमें पकड़े में दर्द होता है ना, इससे तो उसने गले में नहीं पकड़ा ना कुत्ते को, इसलिए हमको भी ऐसा लगा कि हम भी ऐसा पहने तो हमारा भी जान बच जाएगी ना। हमारे पास इधर बहुत बच्चे लोगों को उठा के लेके गया, इसलिए इसकी वजह से हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग पहनते हैं। खेत में काम कर रही महिला के गले में पट्टा है, वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने गले में पट्टा पहन रखा है। पट्टा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, पट्टे में कीलें लगी हुई हैं। अगर घर के बाहर निकलना है, खेत में काम करना है, अपनी जान बचानी है तो पट्टा पहनना जरूरी है,
क्या गले पर शिकारी की नजर है? अगर पट्टा नहीं पहना तो शिकारी का पहला अटैक यहीं होगा और तब जान बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। जान बचाना है और घर भी चलाना है तो पट्टा पहनकर घर से निकलना मजबूरी है। पुणे के शिरूर तहसील में लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर है। किसी भी समय यहाँ तेंदुआ दिखाई देता है। तेंदुए के हमले का डर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो लोग खेतों में काम करने आते हैं उनके गले में इस तरह से नुकीले लोहे के पट्टे बने हुए हैं। कारण क्या है, क्यों इन्होंने यह उपाय सोचा कि इस तरह से तेंदुए के हमले से बचा जा सकता है? सीधे इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप कब से अपने गले में ये पट्टा पहन रहे हैं और क्या वजह है? हम तो बहुत दिन से पट्टा पहनता है। इधर बहुत बिपटे की ये समस्या है ना, डर लगता है। हर दिन सुबह बाहर से आने इतना डर लगता है कि अपना जीव है ना मुट्ठी में लेकर बाहर घूमते हैं। और छोटे छोटे बच्चे है ना स्कूल में जाते हैं ना, बच्चों को भी डर लगता है ना, वो भी पहनकर स्कूल में जाते हैं। अच्छा। हाँ, काम तो करना पड़ता है, जानवरों के लिए खाना निकालना पड़ता है खेती में, तो हर दिन बिपटा दिखता है तो डर लगता है। एक आदमी खेती में आ नहीं सकता ना, इसलिए हम ये पहनता है। इस पट्टे में ये क्यों लगाया आपने? ये खिला लगाने के बाद है ना वो पकड़ नहीं पाता उसको। अच्छा, ऐसा किसी के साथ जैसे ये बता, इनके कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की तो उसे दुखा, ऐसे किसी और के आपके साथ भी ऐसे? वो जानवरों के उसके पकड़ा है। कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते का नीचे पकड़ा, ऊपर नहीं पकड़ा। ये पट्टा पहनने के बाद उसको पकड़ नहीं पाता। महाराष्ट्र में तेंदुए का खौफ इतना है कि खेत में काम करने वाले किसान ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी पट्टा पहनकर ही घर से बाहर निकलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसे करीब 3000 पट्टे लोगों को बांटे गए हैं। यहाँ के बाजारों में प्रति पट्टा 150 रुपए में बिक रहा है। इन पट्टों की इतनी डिमांड है कि कारीगर उसे पूरा नहीं कर पा रहे। यहाँ के लोगों को गले में पट्टा पहनने का आइडिया कैसे आया, ये भी आपको बताते हैं। इन नुकीले पट्टों को देखिए, ये यहाँ रहने वाले लोगों की अब जीवन का सबसे अहम अंग बन गया है। कोई भी किसान या फिर मजदूर जो इन खेतों में काम करने आता है, वो बिना इस तरह के नुकीले पट्टे अपने गले में पहने घर से बाहर नहीं निकलता है। चाहे खेतों में काम करते रहे या फिर घर के बाहर वो भटकते रहे या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो, सभी को इस तरह से नुकीले पट्टे पहनकर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब इन नुकीले पट्टे क्यों बनाने पड़े, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल जब यहाँ पर आसपास के इलाकों में लगातार तेंदुए के हमले बढ़ गए, जब उनके खास तौर पर जब कुत्तों पर हमले होने शुरू हुए, इन हमलों में जब कुत्तों की जान जाने लगी, तब यहाँ पर एक प्रयोग के तौर पर इस गांव में जो लोग रहते थे, उन्होंने अपने कुत्तों के गले में इस तरह से जो नुकीले, जो किलो वाले जो पट्टे हैं, जिन्हें खास तौर पे बनाया गया है, इन्हें पहनाना शुरू किया। और इसके बाद हुआ ये कि जब भी रात के वक्त या दिन के वक्त जब भी तेंदुआ इनके घरों के आसपास आता था और घर के बाहर जो कुत्ते रहते तो उन पर जो हमला करता था, तो इन नुकीले कीलों की वजह से वो तेंदुआ जो है वो उन कुत्तों के गले को नहीं पकड़ पाता था। हमला करने के लिए वो पेट पर या फिर उनके पैर पकड़ता था, जिस वजह से कुत्तों की जान बच जाती थी, सीधे सीधे गले पर हमला नहीं होता था। और यही वजह है कि जब खेतों में काम करने वाले लोगों पर हमले शुरू हुए, उसके बाद लोगों को लगा कि अगर इन नुकीले कुत्तों से किलो से अगर कुत्तों की जान बच सकती है तो वो भी अपने गले में इस तरह से पट्टे पहनेंगे। महाराष्ट्र के गन्ना बेल्ट में तेंदुए का आतंक है। पुणे, अहिल्यानगर और नासिक में तेंदुए का इतना डर है कि किसान अकेले खेत की तरफ नहीं जा रहे। बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है। तीनों जिलों में 2 महीने में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नासिक, अहिल्यानगर में 5-5 और पुणे में 4 लोगों की मौत से खौफ का मंजर पसरा है। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने की 350 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हमलों में करीब 110 लोगों की मौत हुई है। अकेले पुणे जिले में ही 70 हमले हुए हैं। मेरा माँ। अच्छा, आपकी माँ? हाँ, जामबुत का है। मेरा माँ गया इधर ही खाली रहने को ले ही। अच्छा। हाँ, इसके अंदर एक छोकरी गया, बाद में एक लड़का गया। और आपकी माँ की भी जान चली गई? हाँ, जान चली गई। 1 किलोमीटर खसक के लेके गया। क्या हुआ था, कभी की घटना है, क्या कैसे हुआ था? अरे अभी 8 महीना हो गया। अच्छा, आपकी माता जी कहीं जा रही थी या फिर घर पे आके वॉकिंग करते थे घर पे भी? अच्छा। हाँ, ऐसा भी घूमते वॉकिंग करता था घर पे, तो इसने हमला किया 6 बजे। अच्छा। हाँ,
कहाँ तक खींच के लेके कहीं 1 किलोमीटर लेके गए वो गन्ने की खेती में। हाँ, खींच के। तो देखिए ये शख्स है, इनका कहना है कि इनकी माताजी जो है, इनकी माताजी पर तेंदुए ने हमला किया और करीब 1 किलोमीटर तक वो खींच कर लेकर गया। इस घटना में उनकी मां की जो है मौत हो गई है। तो ये इस तरह से न सिर्फ इनके घर पे बल्कि कई और घर है, कई और घरों में रहने वाले लोगों पर भी इसी तरह से तेंदुआ हमला करता रहा है। जो 3 मौतें हुई है पिछले 1 महीने के भीतर, उनमें से 1 मौत जो है इनकी माताजी की हुई है। तेंदुए के खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में है। आदमखोर को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 200 पिंजरे खरीदे हैं, 1000 और खरीदने की तैयारी चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से आदमखोर जानवरों को मारने और पकड़ने की मंजूरी देने की मांग की है। सीसीटीवी कैमरों से तेंदुओं की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। हीट सेंसिंग थर्मल ड्रोन से भी तलाश की जा रही है। जमीन पर बने पंजों के निशान से भी तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तेंदुए से जुड़े आपात स्थितियों से निपटने के लिए मशीनरी, उपकरण और मानव संसाधन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे रखे हैं। इनमें चारे के तौर पर मुर्गी, बकरी और कुत्तों को रखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के जंगलों में 3800 तेंदुए हैं, लेकिन गन्ने के खेतों में रहने वाले तेंदुओं की संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। पुणे जिला अधिकारियों की माने तो गन्ने के खेतों में करीब 2000 तेंदुए रहते हैं। यही वजह है कि लोग गले में पट्टे तो पहन ही रहे हैं, घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर चल रहे हैं। इसको कोयता बोलता है हथियार, वो गिन्ना काटने में रखता है। अच्छा, तो क्या ये आप लोग जब जैसे ये बता रहे कि हमेशा अपने घरों से जो है हथियार लेके निकलते, लाठी लेके निकलते, बाहर निकलते समय वो हथियार हाथ में रखना पड़ता है। डर लगता है ना, ये हथियार है तो कुछ डर नहीं लगता। ये वाला है, ये वाला है। अकेले बाहर जाना पड़ता है ना, कोई साथ नहीं तो हथियार से बच जाता है ना, इसलिए पहनता है वो, हाथ में भी गले में भी। तेंदुए की पुणे में तो इतनी दहशत है कि लोग खुद ही पिंजरे में कैद हो गए हैं। गांव के कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर लोहे का कंपाउंड वॉल बनाया है। इनके घर की चारों तरफ गन्ने के खेत हैं और इसी खेत से तेंदुआ इनके घरों तक आ जाता है। पुणे के तेंदुआ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अब खुद पिंजरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। पुणे के जुन्नर इलाके में इस समय हम मौजूद है। लोगों के घरों के बाहर जो आंगन है, अब उस आंगन को यहाँ रहने वाले लोगों ने उस आंगन के ठीक बाहर, अगर आप इस पूरा प्रीमाइसेस अगर देखेंगे तो बाड़ बना दिया है। ऊंचे ऊंचे तारों से इस पूरे घर के आंगन को कवर कर लिया है। साथ ही में अगर ऊपर अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ऊपर कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के श्वान को तेंदुए से बचा सके। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो तेंदुए के हमले रुक रहे हैं और न ही तेंदुए रिहायशी इलाकों से दूर जा रहे हैं। नवी मुंबई की खारघर पहाड़ी पर तेंदुए के दिखने से ग्रामीण दहशत में है। आज देश के 2 राज्यों में जमकर बुलडोजर गरजा है। यूपी में बरेली दंगे के आरोपी के खिलाफ पीला पंजा चला, तो जम्मू में कुख्यात ड्रग्स पेडलर के खिलाफ भी योगी फॉर्मूला चला। दहशतगर्द के अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, तो कहीं ड्रग्स पेडलर के घर जमींदोज हो गए। बरेली और जम्मू में कैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट से आप खुद समझिए। मार्केट कॉम्प्लेक्स पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा। सुनो, पहले एक बार ये पूरा फ्रंट आगे डिमोलिश करो, फिर उसके बाद घुसते जाओ। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 2 मंजिला इस मार्केट में दुकानों को तोड़ा जा रहा। ये गाड़ियां आगे करवाइए, जो पुलिस की गाड़ियां लगी हैं उसको आगे करो। लोग अपने दुकानों से फटाफट सामान निकलवा रहे हैं। करें, नीचे लेके आ जाए, कोई ऐसा काम ना करे। बरेली हिंसा मामले में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर अब फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। यह है बरेली का जगतपुर इलाका, जहां मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल रहा है।
बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत बाईपास रोड पर जगतपुर इलाके में उसकी 2 संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जगतपुर का ये 2 मंजिला अवैध मार्केट कॉम्प्लेक्स मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ का है। वही आरिफ जो बरेली दंगे का आरोपी है। बीडीए का आरोप है कि इस मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाने में कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, नियमों को ताक पर रखकर इसका अवैध तरीके से निर्माण किया गया। मोहम्मद आरिफ पर बिना नक्शा पास कराए इन दुकानों को बनाने का आरोप। ये बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये इस बिल्डिंग का कोई नक्शा पास नहीं है, इनको बकायदा सुनवाई की गई, नोटिस किया गया और इनके द्वारा कोई मानचित्र नहीं दिखाया गया, ना इनके द्वारा मानचित्र पास कराया गया। जैसा कि बरेली विकास प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं उसी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया बकायदा, और उसके तहत आज ध्वस्तीकरण आदेश की एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट नामित कराया गया है, पुलिस है सब। ये कोई आरिफ है, कोई आरिफ बकायदा 24 का आदेश है, 24 का आदेश। मोहम्मद आरिफ के अवैध दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बीडीए की टीम जब दल बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की तो दुकानदारों ने विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सामान निकालने के लिए कुछ घंटे का समय दिया। समय पूरा होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई और फिर एक एक कर दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जब बरेली में आरिफ के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चल रहा था तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। आसपास के थानों की बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस माइक से लोगों को यहां से दूर रहने का निर्देश दे रही ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। ऐसा नहीं कि बीडीए की टीम अचानक बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अवैध रूप से बने दुकानों को लेकर पहले जांच कराई गई। जांच में अवैध पाए जाने के बाद बीडीए ने पहले 11 अक्टूबर को सीलिंग की कार्रवाई की। इसके बाद बकायदा नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने की अपील की गई थी, लेकिन जब नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया तो फिर बीडीए बुलडोजर वाली कार्रवाई पर उतरी। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शन के दौरान खलील तिराहे पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़पें हुई थी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। बरेली मामले में मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर इससे पहले भी बुलडोजर वाला एक्शन हो चुका है। घर के नीचे बुलडोजर चल रहा है, तभी 2 मंजिला मकान जमींदोज हो जाता है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस 2 मंजिला बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर एक्शन और मकान को जमींदोज करने की यह घटना जम्मू की है। यहां ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अब जम्मू कश्मीर में भी योगी फॉर्मूला लागू हो गया है। ड्रग माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और 2 मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। भारी पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में यह कार्रवाई जम्मू के कसाना के बजरी चक इलाके में हुई, जहां ड्रग्स माफिया लव गुज्जर के भाई के घर को ध्वस्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और इसी के तहत ड्रग पेडलर के घर को जमींदोज कर दिया गया। इस इलाके को ड्रग का एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है, इसलिए बिल्डिंग से ड्रग्स का काला कारोबार चलाया जाता था। लिहाजा पुख्ता सबूत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स माफिया पर नकेल कसने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मास्क को लेकर बवाल हो गया। भीड़ इतनी उग्र हुई कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगी। पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आखिर भीड़ उग्र क्यों हुई? प्रतिबंधित मास्क कितना था, किसका था? पुलिस वालों ने कितने राउंड फायरिंग की? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक हमारी रिपोर्ट। एक के बाद एक करके पुलिस वाला लगातार 10 राउंड हवाई फायर करता है। हवाई फायर करके पुलिस वाला नाराज लोगों को मौके से भगाना चाहता है, क्योंकि उग्र भीड़ इस युवक की जान लेने पर उतारू है। नाराज लोग बार बार युवक को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। मारो मारो मारो
पुलिस वाले किसी भी तरह से युवक को बचाकर गाड़ी के पास ले जाते हैं। भीड़ पुलिस की गाड़ी को भी घेर लेती है। पुलिस की गाड़ी में घुसकर युवक को मारने की बात करती है। युवक को गाड़ी में बिठाते वक्त नाराज लोग पुलिस वाले से धक्का मुक्की करने लगते हैं। काफी देर तक ऐसा होता है। भीड़ जब नहीं मानती तो एक पुलिस वाला पिस्टल निकालता है और दनादन हवाई फायर करने लगता है। दस राउंड हवाई फायर के बावजूद वहां मौजूद लोग नहीं हटते हैं, तो पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ता है। तब जाकर भीड़ तितर बितर होती है। यह पूरा बवाल बिहार के सीतामढ़ी में इसलिए हुआ है क्योंकि जिस युवक को पुलिस भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर ले जा रही है, उस पर आरोप है कि युवक प्रतिबंधित मांस ले जा रहा था। युवक के दो साथी भी उसके साथ मौजूद थे। गाड़ी पर करीब 200 किलोग्राम मांस था। स्थानीय लोगों को यह बात पता चल गई। लोगों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया। दो युवक भीड़ से बचकर फरार हो गए। बस ये युवक पकड़ा गया और उसको गाड़ी से उतारकर लोग पीटने लगे। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस युवक को बचाने की कोशिश में लग गई, लेकिन लोग माने नहीं। लगातार युवक को पीटने की कोशिश करते रहे। किसी भी तरीके से पुलिस युवक को बचाकर थाने ले गई और वहां पूछताछ की। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस कहां से लाया गया और कहां इस्तेमाल होना था। पुलिस फरार हुए दोनों युवकों को भी पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मुंबई से सटे कल्याण में एक फार्मेसी कॉलेज में बवाल मच गया। आखिर क्यों? मुस्लिम छात्रों ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी? सोशल मीडिया पर वो कौन सा वीडियो है जिसके वायरल होने के बाद मुस्लिम छात्रों ने माफी मांगना ही मुनासिब समझा? कॉलेज कैंपस में क्यों लगे जय श्री राम के नारे? कल्याण के फार्मेसी कॉलेज में मचे घमासान की एक एक घटना इस रिपोर्ट से समझिए। आगे से हम कुछ नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई हमारा प्रैक्टिस वगैरह हमारे रिलीजन का हमारे से गलती हुआ है, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं। 3 छात्र कान पकड़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा के आगे माफी मांग रहे हैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करने की बातें कह रहे हैं। माफी मांग रहे इन छात्रों के अगल बगल में कुछ लोग हैं और ये तीनों छात्र कान पकड़कर बारी बारी से माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। पीछे से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मामला मुंबई से सटे कल्याण इलाके का है, जहां आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कुछ मुस्लिम छात्रों ने गुपचुप तरीके से नमाज पढ़ ली, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल हो गया। कॉलेज में नमाज पढ़ने की यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे, कॉलेज प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज करवाई। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद आरोपी छात्रों ने माफी मांगना ही मुनासिब समझा और कॉलेज प्रशासन की मौजूदगी में वहां बने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने माफी मांगी।